नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, स्टेप ऑफ होम कंस्ट्रक्शन। चलिए, कंस्ट्रक्शन से वो कौन से पड़ाव होते हैं, चलिए जाने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ड्रीम हाउस। आपके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के जो भी स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे से लेकर ऊपर मकान बनने तक, फाउंडेशन से लेकर पेंटिंग तक कंप्लीट आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्ट आपके आसपास जो भी आर्किटेक्ट हैं या जो भी नोन है या किसी से आप पूछ लीजिए, जो भी आर्किटेक्ट अच्छा है, काम करता है, उससे आप सही प्लानिंग बनवाएं। हाउस का अगर प्लान अच्छा बनाए तो मकान डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद से कभी बिना प्लान बनवाए मकान कभी स्टार्ट मत कीजिए। नहीं तो अपने को लगता है कि बहुत अच्छा हमने नक्शा बनाया, खुद से बनाया है, लेकिन बिना प्लानिंग के आप जब मकान बन जाएगा तो आप देखेंगे कि कमरे अच्छे नहीं बने या नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, इनकी बहुत समस्या आती है। तो हमेशा आप अपना प्लान घर का कभी भी बनाएं तो हमेशा आर्किटेक्चर से ही बनवाएं। उसके बाद नक्शा बनाने के बाद आपका जो आर्किटेक्चरल घर का प्लान बन गया है, उसको गवर्नमेंट या अपने नगर निगम से एग्जैक्ट प्लॉट की मार्किंग कर लें। गवर्नमेंट से नक्शा भी अप्रूव कराएं और वहाँ की एग्जैक्ट प्लॉट की मार्किंग भी करा लें। उसके बाद आता है प्लॉट की पूरी सही तरीके से क्लीनिंग करवा लें। अपने जो भी लेबर लगाई है या वहाँ पे जो भी डिस्पोजल है या मतलब कि पूरा क्लीन, ताकि मार्किंग, मतलब क्लीनिंग का मतलब इसलिए होता है ज़रूरी, क्योंकि हम जो लेआउट करते हैं, अब देखा हो चूने से रस्सी से हम लेआउट करते हैं, वो प्रॉपर लेआउट हो। तो मतलब प्लॉट की क्लीनिंग और लेवलिंग पूरी परफेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो जिससे मार्किंग करने में आसानी रहती है। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। इंजीनियर तो आपका वहाँ रहेगा ही रहेगा, आर्किटेक्ट भी आप उस दिन बुलाइए। आर्किटेक्ट से सही लेआउट मार्किंग करवाएं, मतलब कि आपका कॉलम प्लेसिंग या आउटर वॉल या जो भी जहाँ भी आना है उसकी सही एग्जैक्ट मार्किंग करानी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, मार्किंग के अनुसार वहाँ एक्सकेवेशन, खुदाई का काम शुरू करें। मार्किंग कराने के बाद अपना जो नेक्स्ट पड़ाव आता है स्टेप्स का, वो है खुदाई। आप जेसीबी से या मैनुअल, जहाँ जहाँ पे कॉलम आ रहे हैं, फुटिंग आ रहे हैं, फाउंडेशन आ रही है, वहाँ वहाँ की आप खुदाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सकेवेशन के बाद खुदाई जो की है, अपने डिस्पोजल मिट्टी पड़ी है वो पूरी क्लीन होनी चाहिए। और मिट्टी हमेशा आप जहाँ आपका काम चल रहा है वहाँ से हमेशा करीब 15-20 फीट दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्किंग में या अपने जब लेबर वर्कर काम करते हैं तो उनको कोई समस्या ना आए या प्रॉब्लम ना आए, तब आप अपना फुटिंग का काम, फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। फाउंडेशन के काम के होने के बाद आपका आता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम बहुत ज़रूरी है, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। क्या है, रोड लेवल से हमेशा 1 तो 2 फीट ऊपर प्लिंथ बीम रखना चाहिए। हमेशा मार्किंग कर लें लेवल पाइप से, या मार्किंग कर लें कि मेरा डामर रोड जो आगे है उससे 2 फीट ऊंचा है। जहाँ पे डामर रोड नहीं डली, कच्ची रोड डली है, तो वहाँ अप्रोक्स आप 3 फीट ले सकते हैं, क्योंकि डामर रोड बाद में फ्यूचर में जब डलती है तो अप्रोक्स वो करीब लेयर उसके 1-1 फीट तक जाती है, तो ऑलरेडी आपका मकान और डाउन में चला जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्लिंथ बीम आपका जो भी है रोड लेवल से हमेशा 2 फीट ऊपर रखें। अब प्लिंथ बीम जरूरी क्यों है? प्लिंथ बीम इसलिए ज़रूरी है, प्लिंथ बीम से घर की दीवारों को मजबूती प्रदान होती है। मतलब कि जो आप देखोगे पार्टीशन वाल होती है कमरे की, बाथरूम की, स्टेयर के पास जो भी वो दीवार होती है, उनका लोड किस पे आना चाहिए? वो प्लिंथ बीम पे लोड आता है। तो आप ये देखेंगे लेआउट जो भी रहेगा, लेआउट में जहाँ जहाँ वाल आएगी आपकी, आउटर वाल, इनर वाल, जो भी वाल आएगी वो आपके प्लिंथ बीम के ऊपर ही आएगी। तो प्लिंथ बीम इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप, फाउंडेशन में वाटर प्रूफिंग और दीमक की दवा डाल दें। ये बहुत समस्या आती है कि हम लोग दीमक की दवा नहीं डालते, ये हमेशा भूल जाते हैं। 1000-2000 के रुपए के चक्कर में हम बाद में इसको पेस्ट कंट्रोल वाले को हर महीने, साल में 3 बार 4 बार उसको 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तक हम देते रहते हैं सिर्फ दीमक के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसलिए आप अगर फाउंडेशन होते ही, फाउंडेशन में एक तो वाटर प्रूफिंग करा लें सराउंडिंग वाल का, कि ताकि हमेशा लीकेज की समस्या या सीपेज की समस्या, या आपने देखा होगा कि दीवारें फूल सी रही हैं या नीचे से सीपेज आ रही है, तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी आपकी। और दीमक की दवा, ये दीमक ट्रीटमेंट ज़रूर हमेशा कर लें। कंटेनर ले आएँ 20 लीटर का, 30 लीटर, 40 लीटर कंटेनर आते हैं, उसमें पानी डाल के आप पूरे मिट्टी में ही
फाउंडेशन में पूरे में आप छिड़क दें, हल्का हल्का छिड़काव कर दें, तो इससे मिट्टी में फाउंडेशन में आपकी जो भी दीमक रहेगी वो मर जाएंगी। तो कब ये फ्यूचर में समस्या फिर कभी नहीं आएगी उस जगह पे। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, प्लिंथ बीम से ईंट की चिनाई का काम शुरू करें। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन का जो पड़ाव आता है उसमें आता है प्लिंथ बीम पे। प्लिंथ बीम होने के बाद आप प्लिंथ बीम से ईंट की चिनाई का काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, दीवारों में डोर और विंडो फ्रेम के ऊपर लिंटल बीम जरूर लगवाएं। उसके बाद रूफ एंड स्लैब का काम शुरू करें। अपने जो लिंटल बीम का मतलब है आपके जहाँ भी डोर आएंगे, विंडो आएंगी, उसके जस्ट ऊपर विंडो एक नीचे लेवल और एक ऊपर लेवल, आप जैसा फोटो में देख रहे हैं, फिर उसके ऊपर विंडो और डोर के जस्ट ऊपर में लिंटल बीम डालें, जिसमें 6 इंची दीवार पे इस तरफ टिकाव होना चाहिए और 6 इंची राइट साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में बीम का टिकाव होना बहुत ज़रूरी है। वो टिकाव करके आप उसके बाद फिर ऊपर दीवार का काम शुरू कर सकते हैं, फिर रूफ और स्लैब का काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट दीवारों की क्यूरिंग करें, फिर प्लास्टरिंग का काम शुरू करें। ये क्यूरिंग यानी तराई बहुत ज़रूरी है। आपने कितना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी हो, कितना भी अच्छा सीमेंट यूज किया हो, कितने भी अच्छे ईंट यूज की हो, कितना अच्छा सरिया भी यूज किया हो, कितना अच्छा सैंड यूज की हो, कुछ भी क्या हो, अगर आपने तराई नहीं की है तो वो क्वालिटी कभी अचीव नहीं आएगी। और ये क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, अप्रोक्स 7 to 10 डेज। इससे आपके क्रैक कभी नहीं आएंगे। आपने देखो घर को मकानों में जैसे मकड़ी के जाले की तरह क्रैक आते हैं कई बार, तो वो इन्हीं कारण से आते हैं। आपके 7 to 10 डेज क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। तराई लगातार सुबह सुबह आप सबसे पहले साइड पे तराई पे ही ध्यान दें कि तराई होनी चाहिए प्रॉपर पूरे वॉल की। जहाँ भी आपका कंक्रीट सीमेंट का काम हुआ हो, जहाँ भी सीमेंट का काम, वहाँ पे तराई 7 to 10 डेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, फिर आप फ्लोरिंग का काम, टाइल्स का, मार्बल का, ग्रेनाइट का काम शुरू कर सकते हैं। फर्श पे, किचन स्लैब है, बाथरूम की वॉल पे, फिर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। फिर आता है लाइट फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सीपी फिटिंग, दरवाजों एवं विंडो का उसका काम। लाइट फिटिंग, फिर इसमें आपका आता है लाइट में अपने कंड्यूटिंग, स्विच प्लेटें, लाइट्स, ट्यूबलाइट, फैन, फिर ये आप काम इसमें चालू कर सकते हैं। फिर आता है सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग में आता है एक तो आपका सीपी फिटिंग एंड एक एसडब्ल्यू फिटिंग। एसडब्ल्यू फिटिंग इसमें क्या आता है, आपके सीपीवीसी पाइप्स यानी वाटर सप्लाई लाइन, मतलब कि आपके पानी की सप्लाई की लाइन, एक तो वेस्टेज जो अपने एसडब्ल्यू पाइप जाता है जिसमें वेस्टेज पानी जाता है वो, और एक पीने का पानी और नहाने का पानी, उन सब की सप्लाई का वो आ जाता है। फिर उसके बाद है सीपी फिटिंग। सीपी फिटिंग होता है आपका नल, टोटी, शावर, ये। फिर आता है दरवाजों एवं विंडो का काम शुरू कर सकते हैं। फिर आप दरवाजे अपने लकड़ी के दरवाजे, यूपीवीसी, एल्युमिनियम, लोहे की, ये फिर आप अपना काम चालू करा सकते हैं जहाँ जहाँ आपने विंडो छोड़ी है। दरवाजे अपना फ्लैश डोर लगवा सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्ला पुट्टी एवं पीओपी। बिल्ला पुट्टी आप ध्यान दीजिए, बिल्ला पुट्टी आप घर के बाहर और अंदर कहीं भी करा सकते हैं, है ना। बिल्ला पुट्टी आप घर के और बाहर कहीं भी करा सकते हैं, बस ध्यान दीजिए पीओपी हमेशा घर के अंदर होती है। इसमें सीपेज ये पानी को पीता है, इसलिए पीओपी आप हमेशा घर के अंदर ही कराएं, जहाँ पे मतलब कि पानी, बारिश का पानी ना आता हो, धूप ना आती हो, तो ये हमेशा पीओपी घर के अंदर ही होती है, घर के बाहर नहीं करानी चाहिए। कराने के बाद आप पेंट का काम चालू करा सकते हैं। फिर आपका जो भी टेट्रा इमल्सन पेंट है, जो भी आपका पेंट है, वो पेंट फिर आप स्टार्ट करा सकते हैं। इसके बाद आपका घर गृह प्रवेश के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका ड्रीम हाउस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।